हेलो दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि एक ही फैसले ने बेंगलुरु के 1 लाख से ज्यादा लोगों की रोजी रोटी छीन ली है, और वो लोग कोई अपराधी नहीं बल्कि मेहनती, ईमानदार, अपने घर का चूल्हा जलाने वाले लोग हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो सिर्फ एक बाइक टैक्सी बैन की कहानी नहीं है। ये कहानी है उस वर्ग की जो ना तो न्यूज हेडलाइन में आता है, ना किसी मैनिफेस्टो में। तो आज बैठ जाइए चैन से, क्योंकि इस वीडियो में आपको वो हकीकत सुनने को मिलेगी जो शायद ही किसी ने इतनी गहराई से बताई हो। 2024 के अंत में कर्नाटक सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें कहा गया कि बाइक टैक्सी सर्विसेज, चाहे वो किसी भी ऐप के जरिए दी जा रही हो, अब राज्य में गैरकानूनी है। सरकार का कहना था कि ये सेवाएं मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन करती है, क्योंकि निजी रजिस्ट्रेशन नंबर वाली बाइक से पैसेंजर को ढोना एक कमर्शियल एक्ट है जो बिना परमिट के गैरकानूनी है। पर असली सवाल ये है, ये अचानक से गैरकानूनी कैसे हो गईं, जब ये पिछले 5-6 सालों से चल ही रही थीं? और इसका जवाब आपको चौंका सकता है। भारत में गिग इकोनॉमी, यानी वो इकोनॉमी जहां लोग फुल टाइम कर्मचारी नहीं होते बल्कि एक प्लेटफॉर्म पर काम करके पैसा कमाते हैं, पिछले 1 दशक में तेजी से बढ़ी है। ओला, उबर, स्विगी, जोमैटो, रैपिडो, ये सब इसी इकोनॉमी के स्तंभ हैं। बेंगलुरु, जो आईटी और स्टार्टअप कैपिटल माना जाता है, वहीं सबसे ज्यादा गिग वर्कर्स भी हैं। कर्नाटक में 2023 तक 3,50,000 से ज्यादा लोग गिग इकोनॉमी से जुड़े हुए थे। इनमें से लगभग 1,20,000 सिर्फ बाइक टैक्सी सर्विस में थे, यानी हर दिन लाखों लोग इन्हीं बाइक टैक्सियों का इस्तेमाल कर ऑफिस, कॉलेज, हॉस्पिटल तक जाते थे। ये सस्ता था, तेज था और ट्रैफिक में भी राहत देता था। सरकार के मुताबिक ये फैसले सुरक्षा, ट्रैफिक और रेगुलेशन के तहत लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि पहली बात, ये बाइक्स प्राइवेट नंबर प्लेट वाली होती है और वो कमर्शियल यूज के लिए नहीं होती। दूसरी बात, इन गाड़ियों की कोई रेगुलेटेड इंश्योरेंस या चेकिंग नहीं होती, जिससे यात्रियों की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। तीसरी बात, टैक्सी यूनियनों ने भी जोरदार विरोध किया कि इससे उनकी आमदनी पर असर पड़ रहा है। पर अब एक सेकंड सोचिए, क्या ये कारण इतने भारी हैं कि 1 लाख लोगों की कमाई ही बंद कर दी जाए? क्या एक सही समाधान ये नहीं हो सकता था कि सरकार रेगुलेशन बनाए बजाय सीधा बैन लगाने के? चलिए अब आंकड़ों से निकलकर इंसानों की बात करते हैं। रमेश कुमार 29 साल के बेंगलुरु के यशवंतपुर इलाके से हैं। उन्होंने ईएमआई पर 90,000 की बाइक खरीदी थी, सिर्फ रैपिडो पर काम करने के लिए। अब हर महीने 3,200 की ईएमआई है, पर कमाई शून्य। संध्या, जो एक सिंगल मदर हैं, दिन में स्कूल में पढ़ाती थी और शाम को कुछ घंटे रैपिडो चलाकर बच्चों के लिए एक्स्ट्रा इनकम लाती थी। अब वो सपोर्ट सिस्टम ही खत्म हो गया। ऐसे हजारों उदाहरण हैं, लेकिन कोई नहीं दिखाता। इसीलिए इस वीडियो को सिर्फ देखिए नहीं, शेयर कीजिए, ताकि वो आवाज पहुंचे जहां तक पहुंचनी चाहिए। बेंगलुरु अकेला राज्य नहीं है जहां ये मामला हुआ हो। दिल्ली, यहां भी बाइक टैक्सी पर बैन लगाया गया, लेकिन बाद में रेगुलेट करके नीति बनाई गई। महाराष्ट्र, मुंबई में बाइक टैक्सी पर रोक है, पर पुणे में इजाजत दी गई। तेलंगाना, यहां नीति काफी स्पष्ट है, बाइक टैक्सी अलाउड है, लेकिन कुछ लाइसेंसिंग जरूरी है। तो अगर बाकी राज्य रेगुलेशन बना सकते हैं, तो कर्नाटक क्यों नहीं? यहीं पर सवाल उठता है, क्या यह बैन सिर्फ कानून के नाम पर है या इसके पीछे कोई पॉलिटिकल या कॉमर्शियल दबाव है? टैक्सी ड्राइवर यूनियंस का कहना है कि बाइक टैक्सी उनकी आमदनी खा रही है। उनके हिसाब से जब कोई बाइक वाला 20-30 रुपए में सवारी ढो देगा, तो कोई 150 की कैब क्यों बुक करेगा? ये बात उनकी जगह सही है, लेकिन सच्चाई ये भी है कि ये दोनों सेवाएं अलग अलग कैटेगरी की हैं। हर कोई कैब अफोर्ड नहीं कर सकता। बाइक टैक्सी ने तो लाखों स्टूडेंट्स, डेली वर्कर्स और कम इनकम वाले लोगों को एक सस्ता विकल्प दिया। इसलिए जरूरत है एक संतुलन की, जिसमें कैब ड्राइवर्स की भी चिंता हो और गिग वर्कर्स का रोजगार भी चले। फिलीपींस, इंडोनेशिया और ब्राजील जैसे देशों ने बाइक टैक्सी को रेगुलेट करके इंटीग्रेट किया है। फिलीपींस ने एंकास नाम की बाइक टैक्सी सर्विस को ऑनऑफिशियल लाइसेंस देकर पूरी तरह रेगुलेट किया। इंडोनेशिया में गोजेक अब गवर्नमेंट गाइडलाइंस के तहत ही काम करता है। इन देशों में हेलमेट अनिवार्य, जीपीएस ट्रैकिंग और बीमा जरूरी है, जिससे सुरक्षा भी बनी रहे और रोजगार भी। तो भारत क्यों नहीं कर सकता? सरकार के पास 3 आसान रास्ते हैं। पहला, बाइक टैक्सी को एक नई कैटेगरी में डालना, जिससे उन्हें एक लिमिटेड रेगुलेटेड परमिट दिया जा सके। दूसरा, सेफ्टी गाइडलाइंस लागू करना, हेलमेट, इंश्योरेंस, सर्टिफाइड बाइक्स।
तीसरा, गिग वर्कर्स के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाएं बनाना, जैसे पेंशन, इंश्योरेंस, स्वास्थ्य बीमा। और अगर सरकार ये नहीं करती तो अगली बार जब कोई दूसरा सेक्टर प्रभावित होगा तो वो भी चुपचाप बर्बाद हो जाएगा। बिल्कुल किया जा सकता है। सोशल मीडिया पर आवाज उठाइए, लोकल विधायक और सांसद से मिलिए, क्योंकि ये लोकतंत्र है। गिग वर्कर यूनियनों को मजबूत कीजिए जिससे इनका प्रतिनिधित्व हो। और सबसे जरूरी, इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, क्योंकि जितनी ज्यादा आवाज उतनी ज्यादा सुनवाई। दोस्तों, जब कोई अमीर बिजनेस बंद होता है तो पूरी मीडिया रोती है, लेकिन जब एक गरीब बाइक टैक्सी वाला अपना काम खोता है तो कोई न्यूज तक नहीं बनती। हमारी कोशिश यही है कि हम उस कहानी को भी सुनाएं जो सुनाई नहीं जाती। तो अगली बार जब आप यूबर या ओला बुक करें, उस टैक्सी ड्राइवर की आंखों में देखिए और सोचिए, अगर कल सरकार ने इनकी कैटेगरी भी गैरकानूनी कह दी तो ये कहां जाएंगे। इसलिए साथ दीजिए, आवाज बनिए और आवाज उठाइए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर ऐसी और सच्ची बातें सुनना चाहते हैं, क्योंकि जब तक आप सुनेंगे नहीं तब तक बदलाव नहीं होगा। जय हिंद।